ओके, नेक्स्ट है हमारा पाई नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क और इसका नाम। तो इस बार हम क्या करेंगे, 4 टर्मिनल नेटवर्क को एक दूसरे सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम पाई नेटवर्क कहेंगे। इसमें भी 3 एलिमेंट होंगे, ZA, ZB, ZC, लेकिन इसका शेप देखिए पाई के जैसा है, इसलिए इसका नाम है पाई नेटवर्क और इसका सेकंड नेम है डेल्टा नेटवर्क। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट हम अपन अप्लाई करेंगे जो अपन ने टी नेटवर्क में किया था कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए जो 4 तरह की इम्पीडेंसेस हमने बताई थी, Z1 OC, Z2 OC, Z1 SC, Z2 SC, उनको यूज़ करते हुए उनके टर्म्स में हमें ZA, ZB, ZC की वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि ये नेटवर्क और वो 4 टर्मिनल नेटवर्क जो है कॉम्प्लिकेटेड वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाए एक दूसरे के। तो 1 OC निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख रखी है ऑलरेडी, तो मैं बता देती हूँ ये वैल्यूज़ कैसे आई है। तो सबसे पहले Z1 OC निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि टर्मिनल 2 को ओपन रखकर टर्मिनल 1 के बीच में मेजर की गई इम्पीडेंस जो होगी वो होती है Z1 OC। तो टर्मिनल 2 को हम ओपन रखते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए टर्मिनल 2 को अगर हम ओपन रखें, मैंने ओपन करने का मतलब क्या बताया था कि उनके बीच में से करंट फ्लो नहीं होगी। तो सपोज़ यहाँ से 1 से करंट एंटर करती है और करंट आगे जाके कुछ पोर्शन तो सपोज़ उसका ZA में निकल भी जाता है और ZB में चला जाता है। ZB में जाने के बाद क्योंकि टर्मिनल 2 ओपन है तो करंट का कुछ भी पोर्शन आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब सारी की सारी करंट सीधे किस में से पास हो जाएगी, ZC में से निकल जाएगी। तो ZA, ZB और ZC तीनों हमारे सर्किट का पार्ट होंगे, क्योंकि टर्मिनल 2 तो ओपन है तो इन दोनों के बीच में करंट नहीं आएगी। इस बार हमें ZA, B, C तीनों को इन्वॉल्व करना है। तो इस बार देखो सर्किट कैसा बनेगा आपका दिखाई देगा। सपोज ये 1 टर्मिनल है, यहाँ से शुरू हुआ और नीचे तो है ZA, यहाँ है ZB, ठीक है, और यहाँ है ZC और सीधा ये वाला पोर्शन वापस आके 1 से कनेक्ट हो गया। अब हमें 1 के बीच में इम्पीडेंस निकालना है। तो 1 के बीच में रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकालने के लिए देखो ZB और C कौन से सीक्वेंस में है, सीरीज़ में है। ZB और C क्या है, सीरीज़ में है। और फिर इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो ZA के साथ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। क्यों, क्योंकि ZA अपना यहाँ पे आ जाएगा और ZB आपका ये है और ZC आपका ये। तो ZB और C का सीरीज़ कॉम्बिनेशन ZA के साथ पैरेलल में होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर देखो ZB और C तो सीरीज़ में है इसलिए डायरेक्टली ऐड हो गए, और फिर जो इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा वो ZA के साथ पैरेलल में होगा, इसलिए देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हमें Z1 OC मिल गया। सिमिलरली Z2 OC है, उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल स्विच कर दो। जो चीज़ आपने 1 के साथ करी वो 2 के साथ कर दो और जो 2 के साथ करी वो 1 के साथ कर दो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में 1 को ओपन करेंगे, 1 को ओपन करना है और 2 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में हमें इम्पीडेंस मेजर करनी है। तो यहाँ से करेंगे सबसे पहले जो ZC है उसके साथ में B और A का सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले A और B इस वक्त क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो A और B देखो यहाँ पर सीरीज़ में लिख दिए हैं। फिर इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा वो ZC के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं Z1 SC। Z1 SC के लिए मैंने आपसे कहा था कि टर्मिनल 2 को शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब मैंने आपसे कहा था कि दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हो जाने चाहिए, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखो मैं डायरेक्टली यहीं पर एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो यहाँ पर टर्मिनल 2 था और यहाँ पर टर्मिनल 2 था। अगर इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0 हो। लेकिन अगर ZC जब तक वहाँ रहेगा तब तक इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो इन दोनों के पोटेंशियल को अलग अलग करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हों, उसके लिए ZC की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, ताकि ये एकदम प्लेन वायर को रिप्रेजेंट करे और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दोनों को जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ZC को हटाना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में 1 के बीच में अब कैसा रहा, ये टर्मिनल 1 है, ये ZB है, यहाँ ZA था, ये प्लेन वायर हो चुका है और ये 1 आ चुका है। अब
ए और बी का कॉम्बिनेशन देख लो, 1 1 टर्मिनल के बीच में ए और बी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जेड ए और बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है क्या मिलता है, तो यहाँ पर देखो ये मिलेगा जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। तो ये 1SC है। सिमिलरली Z2SC आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए नहीं है क्योंकि ZABC की वैल्यू इन तीनों से इक्वेशन से ही निकल जाएगी। तो देखो इन तीनों से यूज़ करके अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया अपन ने, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखो एक बार, अब आप कैलकुलेशन को फॉलो करते जाना। इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का लेफ्ट साइड 2OC किससे मल्टीप्लाई होगा, 1SC से। तो 2OC मल्टीप्लाई हुआ 1SC से, और राइट साइड में आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, वो आप मल्टीप्लाई करके खुद आप देख लीजिएगा ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ अपन को 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 1 और 3 में से एक दूसरे को माइनस कर देंगे, तो देखो ये टर्म जो है और ये टर्म जो है ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद एलसीएम लिया, ये यहाँ पे अपन ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2OC। अगर 2OC से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था अपने पास 2OC, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो अभी आपको मिली थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने से हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड में तो ZAZC, इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। अंडर रूट लेने से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 तो देखो ये जस्ट हमें मिली है, और इक्वेशन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार कौन सी थी। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमें 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से मिली। तो 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से सीधा सीधा आप देख लीजिएगा आपको ZB की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये होगी। और उसके बाद की कैलकुलेशन ऑल्दो मैंने नहीं की है, ये चीज़ आप करना चाहो तो खुद करके देख सकते हो। जैसे ही आपको ZB मिल जाएगा, ZB को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो ZA मिल जाएगा,